हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट स्विनी एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए आए हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। आज हमारा हिंदी का हम क्वेश्चन पेपर कराएंगे। इससे पहले मैंने सीडीपी का, ईवीएस का, मैथ के, पेडागोजी सभी चीज़ें करा दी है। ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, हमारे हिंदी में सबसे पहले गद्यांश से क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके आंसर्स देने हैं। ये सबसे ईजी होते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना होता है। हमारा गद्यांश कह रहा है कि डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः ये मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया है। एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे की अनुभूति देता है, न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वी विचारधारा में ये बोध व्यास दिखाता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं, रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ चलना है। वह पोषक है, मनुष्य कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक। दम्भ ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तानाबूद हुआ वह मनुष्य का मिथ्या दम्भ की सर्वश्रेष्ठ होने का ये उन्माद आगे बढ़ता जाए की सीमा तक पहुंच सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नस्तानाबूद शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। जो नस्तानाबूद शब्द है वो फारसी भाषा का है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि नस्तानाबूद शब्द फारसी भाषा का है। और शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में आ जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। इनमें से कौन सी भाषा है मुख्य? अरबी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, फारसी है, तुर्की, अंग्रेजी है, पुर्तगाली, ये सभी भाषाएं हैं विदेशी भाषाएं। फारसी भाषा के अन्य शब्द हैं अफसोस, आबरू, आवारा, आतिशबाजी, दरबार आदि। तो आपसे कोई पूछे कि फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, तो एक तो आता है नस्तानाबूद, इसके अतिरिक्त अफसोस, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आबरू, तुम्हारी वो कहते हैं आबरू, हमारे घर की आबरू बचा लेना, आवारा, आवारा कुत्तों की तरह घूमते रहते हो, आतिशबाजी, आतिशबाजियों का शोर, और दरबार यानी कि दरबार लगा है। ठीक है, ये सब कैसे हमारे शब्द हैं, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर गरीब में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। जो अमीर गरीब है उसमें द्वंद्व समास है। वे शब्द जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे कि अमीर गरीब, माता पिता, रात दिन, ये दूसरे के विलोम है। और साथ ही इसमें ऐसे करके लगा होता है कि दोनों के बीच में तुलना, दोनों के बीच एक समान होते हैं, जैसे कि दोनों के अपना एक महत्व होता है। जैसे अमीरों का महत्व है, गरीबों का महत्व, दिन का महत्व है, रात का महत्व है, माता का महत्व है, पिता का महत्व है। तो एक दूसरे के विलोम होते हैं और समान महत्व के होते हैं, वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या कह रही है कि अमीर गरीब में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समाज में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कि जितने भी पद होते हैं वो इस द्वंद्व समाज में एक समान होते हैं। द्वंद्व समाज के 3 भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब द्वंद्व समाज के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे कि राम कृष्ण में राम और कृष्ण, अमीर गरीब में अमीर और गरीब। ठीक है, ये सब हमारे क्या हुए हैं? द्वंद्व समाज। फिर हमारा क्या आता है? कर्मधारय है। जिस तत्पुरुष समाज के समस्त होने वाले पद समान अधिकारण हो, उन्हें अर्थात विशेषण और विशेष का भाव हो, ऐसे समाज में विशेषण और विशेष का भाव होता है, समास होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत क्या शब्द है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा है, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। ये शब्द जो किसी की विशेषता बताए उन्हें हम कहते हैं विशेषण। इसमें अकूत खजाने में जो अकूत है वो किसकी विशेषता बता रहा है? खजाना की, इसीलिए अकूत जो होगा वो विशेषण होगा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत विशेषण शब्द है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हमारी व्याख्या कह रही है कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अपने बचपन में ही परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु अथवा किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, सीता आदि, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे कि राम, सीता, किसी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम स्वीकारी शब्द को है जो किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, यह, वे। वैसे ही सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा के बदले आता है, वो होता है सर्वनाम। जैसे कि सीता जा रही है तो इसकी जगह पे हम कह सकते हैं कि वह जा रही है। वे किसके स्थान पर आया, सीता के अनुसार पर। राम जाता है, वह जाता है, तुम जाते हो, ये होता है, वह होता है। तो ये सब किसी के नाम की जगह पे होते हैं। बार बार हम कहें कि सीता जाती है, सीता पढ़ती है, सीता लिखती है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना बार बार किसी संज्ञा का प्रयोग करना। तो उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। सीता जाती है, वह पढ़ती है, वह लिखती है, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करें उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निरीही का पर्यायवाची है। तो एक निरीही शब्द है, उसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है चापलूस, ऑप्शन सी है मजबूत और ऑप्शन डी है बेचारा। तो निरीही का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, बेचारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निरीही का मतलब क्या होता है, बेचारा, ठीक है। तो इसी व्याख्या कह रही है कि निरीही का पर्यायवाची बेचारा है। निरीही के अन्य पर्यायवाची है सीधा साधा, निर्दोष, निरभिलाष, निराकांक्ष, निष्काम आदि, ठीक है। निरीही का मतलब होता है बेचारा, बहुत ही जो जिसने कोई मतलब बहुत ही सीधा साधा हो उसे हम कहते हैं बेचारा। निर्दोष, जिसने कोई दोष ना किया, और निराभिलाष, जिसकी कोई अभिलाषा ना हो, जिसकी कोई आकांक्षा ना हो, निराकांक्ष और निष्काम, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका विलोम होता है चालाक, बहुत ही चालाक बन, जैसे कि कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान आदि, ठीक है। ये सब चालाक के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो डार्विन का विचार क्या था कि जीवन जो है वो एक लगातार संघर्ष है। ऑप्शन ए है किसके बीच, हमारी बुद्धि और हमारे शरीर के बीच। ऑप्शन बी है जीव और प्रकृति के बीच। ऑप्शन सी है अमीर और गरीब के बीच। और ऑप्शन डी है विनम्र और जबर के बीच। तो बताइए हमारी बॉडी के बीच या फिर हमारे माइंड किसके बीच में है जीवन एक लगातार संघर्ष, जीव और प्रकृति के बीच में है, कोई अमीर और गरीब के बीच है कि विनम्र और जबर के बीच है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव और प्रकृति के बीच, ठीक है। डार्विन का विचार था कि जीवन जो है वो जीव और प्रकृति के बीच एक लगातार संघर्ष है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन का विचार है ईसाई मत के। ऑप्शन ए विरुद्ध है, ऑप्शन बी है पक्ष में है, ऑप्शन सी है न पक्ष में है न विरुद्ध है, और ऑप्शन डी है समतुल्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विरुद्ध है। जो डार्विन का विचार है वो ईसाई मत के कैसे है, विरुद्ध है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए ऑप्शन ए अकूत खजाना है, ऑप्शन बी है एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, ऑप्शन सी है वे इस खजाने का हिस्सा है, और ऑप्शन डी है उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो बताइए वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में जो प्रकृति है यानी नेचर है मनुष्य के लिए क्या है, एक अधिकार पूरा रूप से अकूत क्या है, खजाना है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, ऑप्शन बी है वे विरुद्ध नहीं साथ भी है, ऑप्शन बी है मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है, और ऑप्शन डी है मनुष्य सतत संघर्षरत है। तो बताइए आठवां क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि भारतीय विचारधारा या भारत की विचारधारा के अनुसार जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसकी कौन सी धारणा सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। वे मनुष्य से सतत संघर्षरत है, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है। वे भक्षक नहीं रक्षक भी है, विरुद्ध नहीं साथ भी है, मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है। तीनों सही है लेकिन डी वाला सही नहीं है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने ऑप्शन ए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, ऑप्शन बी है प्रकृति पर आधारित जमाया है, ऑप्शन सी है 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, और ऑप्शन डी है उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। तो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम ने, यानी कि मनुष्य जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस बात का उसे अभिमान है, घमंड है। इस बात ने क्या किया है कि 2 महायुद्धों के लिए उसे क्या बनाया है, उत्तरदायी बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, और अगला भी हमारा गद्यांश से ही पूछा गया है, ये गद्यांश नहीं काव्यांश से पूछा गया है। तो एक हमारा जो होगा पूरा गद्यांश आएगा 5 नंबर का, और एक हमारा काव्यांश आएगा 5 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर के आ जाएंगे। 5 नंबर की हमारी पूरी जो इतनी भी हिंदी आएगी। ठीक है, और 15 नंबर की हिंदी की पेडागोजी आएगी। तो सही अच्छे से याद कर लेना, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना हिंदी में। 15 नंबर की हिंदी की पेडागोजी तैयार कर लेना, और 5 नंबर का इसका काव्यांश और 5 नंबर का गद्यांश। गद्यांश और काव्यांश तो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा आएगा उसे आगे आपको अच्छे से उसे पढ़ना होगा। और 5 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। ठीक है, मतलब आपका जो विलोम पर्यायवाची इन सबसे पूछा जाएगा। तो याद रखना, पेडागोजी इसमें मेन है, तो वो 15 नंबर की अच्छे से कर लेना। आगे हमारा 10 से 15 नंबर तक काव्यांश है, उसे पढ़ना है, उसके सही उत्तर तुम्हें दिखने हैं। तो चलो काव्यांश पढ़ो। इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीच के अंतर मन में छिपे अंकुर सा, अपने भीतर ही पालूं तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को क्या जमा सकोगी अपने पाँव पृथ्वी पर मजबूती से। डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुम्हें बीज की तरह उड़ना पड़ेगा अपने बूते की। ठीक है, तो ये हमारा था काव्यांश। इसका क्वेश्चन 10वें नंबर का, अपने हिस्से की धूप, हवा और नमी पर हक जमाते अंतर मन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि है, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी है यड़ संधि है, और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि है। तो बताइए अंतर मन में कौन सी संधि है, बताइए भैया अंतर मन में कौन सी संधि है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसर्ग। अंतर मन में विसर्ग संधि है। हमारी संधियाँ 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अंतर मन में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि होती है। यानी कि जो विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो जो हमारी विसर्ग संधि होती है। नियम, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो, तो या ए रा ला वा हा हो तो विसर्ग के अंत में रा हो जाता है। जैसे कि अंतर मन में अंत प्लस मन और दुर्गंध में दू प्लस गंध। ठीक है, ये हमारी क्या है, विसर्ग संधि के हैं उदाहरण। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो देख लो भैया संधि और विसर्ग ये सब भी याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गर्जन तर्जन में हमारा जो साफ दिख रहा है ये है द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक तो इसमें ऐसे करके ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों समान रूप से हैं, दोनों की विशेषताएं गर्जन और तर्जन की सेम है और एक दूसरे की विलोम भी लग रहे हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गर्जन तर्जन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का कोई पद प्रधान, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, बाग युद्ध, देशभक्ति, जन्मांध, ये सब तत्पुरुष समास हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि धूप, हवा और नमी प्रतीक है। तो ये हमारा धूप, हवा और नमी किसके प्रतीक हैं। ऑप्शन ए है हमारा आंधी तूफान की, ऑप्शन बी है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, ऑप्शन सी है वर्षा बाढ़ की, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक आपदाओं की। तो बताइए धूप, हवा और नमी किसका प्रतीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार, ऊपर दिए गए जो काव्यांश है उसके अनुसार धूप, हवा और नमी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रतीक हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में बीज प्रतीक है, यानी बीज किसको बताता है। ऑप्शन ए संघर्ष का, ऑप्शन बी है साहस का, ऑप्शन सी है स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का, ऑप्शन डी है डर का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का। ठीक है, कविता में बीज स्त्री के अदम्य जिजीविषा है, उत्पादकता का प्रतीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। ऑप्शन ए माँ का बेटी के प्रति आसक्ति का,
आसक्ति का, ऑप्शन बी है माँ का बेटी के प्रति उपेक्षा का, ऑप्शन सी है माँ का बेटी के प्रति करुणा का, ऑप्शन डी है माँ का बेटी के प्रति अधिकार का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है माँ का बेटी के प्रति आसक्ति का। जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ में पेड़ हो जाना है माँ का बेटी के प्रति आसक्ति। ठीक है, आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में ऊपर दी गई कविता है वह समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है कि समाज में बेटियों की कैसी उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी है समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, समाज कैसे बेटियों को स्नेह करता है ये बताती है। ऑप्शन सी है समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है कि बेटियां समाज में कैसे तिरस्कार बेटियों का किया जाता है उसकी बात करती है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि समाज का बेटियों के प्रति शोषण उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज का बेटियों के प्रति शोषण उपेक्षा और तिरस्कार जो हो रहा है उसके प्रति ये उपजी है कविता। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस हिंदी के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक कर दें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप हमें स्टूडेंट यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकते हो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको CDP के क्वेश्चन करा दिए हैं, EVS की पेडागोजी और EVS करा दी है, मैथ की पेडागोजी और हिंदी भी सरकारा रखी है ना। देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख दीजिए, हमने इसके अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। और कल हम 15 क्वेश्चन करेंगे अपनी हिंदी की पेडागोजी के। ठीक है, सो आप मेरे सुबह 8-10 बजे वाली करंट अफेयर भी देख सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए, और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।